नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उन्होंने नई संसद के काम में लगे श्रमजीवी से बातचीत भी की है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांच से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर की है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा स्केच और प्रक्रिया मिट्टी मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स से कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक तैयारी के 8 अलग अलग चरणों से गुजरी है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया था। ये परियोजना प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग बताया जा रहा है कि इसे इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत 920 करोड़ से ज्यादा आई है। वहीं पीएम मोदी ने आज संसद के नए भवन की छत पर 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण किया। पीएम मोदी के द्वारा संसद के नए भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करने को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि संविधान, संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी के बारे में ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि सरकार के अधीन नहीं है। पीएमओ की ओर से संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। वहीं आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो पाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की। उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका अंदाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और ये स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रहा है वह मैटरनल एनीमिया में आज यह 51.1% से घट करके 45.9% तक रह गया है। जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय
इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय की उस ताकत को पहचाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था। हमने मस्तिष्क ज्वर को से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं, जिसमें केवल एक विभाग नहीं रहता है, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। अलग अलग यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए बगैर अपने निर्धारित विभागीय बजट के माध्यम से सभी विभाग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। और यही कारण है कि आज कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है। इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।